यूपी के चुनाव मंच में अब जुड़ने वाले हैं बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। मायावती इस बार फिर से ब्राह्मण और दलित वोट साधकर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को दोहराना चाहती हैं। क्या है 2022 के लिए मायावती की प्लानिंग, जानने के लिए सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां मौजूद हैं सतीश चंद्र मिश्रा। वो राज्य जो किसी भी पार्टी के लिए केंद्र का रास्ता तय करता है, जो सीढ़ियां चढ़ाता है, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। और यहां पर चुनावी बिसात बीत चुकी है और लगातार इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर उत्तर प्रदेश के सियासतदान जुड़ रहे हैं। चुनावी चर्चा चल रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस बार 2022 का जनादेश किसे सत्ता का सिरमौर बनाएगा। और इस वक्त बेहद खास मेहमान अब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक मुख्य धुरी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सतीश जी, आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप पेशे से वकील भी हैं, आपके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान हमेशा बनी रहती है। मैं आपको क्या कहूं, नमस्कार या जय श्री राम? नहीं, नमस्कार भी कहिए, जय सिया राम। श्री राम नहीं खाली, जय सिया राम। हम सिया का नाम साथ में लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ राम का नाम नहीं लेते हैं, सिया राम। सतीश जी, इस बार आप उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर जिले में घूम चुके हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं। इससे पहले कि हम प्रबुद्ध सम्मेलन की बात करें और आपके एक्सपीरियंस को हम जानें, आप ये बताएं कि माहौल क्या है? माहौल देखिए बिल्कुल साफ है, क्लियर है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, आप माहौल किसी एजेंसी से पूछेंगे तो आपको अलग अलग माहौल दिखेंगे, लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर हर जिले में जाकर के वहां पर रात्रि विश्राम करके और उसके बाद आपके बीच में आज यहां पर हैं। तो मैं ये बता सकता हूं कि आज पूरा उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री बहन मायावती जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारी पार्टी की, उनका जो मुख्यमंत्री काल था उसको याद कर रहा है। और वो देख रहा है कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में और जो लॉ एंड ऑर्डर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में खराब रहता है, उसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी में विकास का दौर जो बहुजन समाज पार्टी में किया गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। घूम के आप किसी जिले में चले जाइए, लखनऊ, नोएडा, जहां आप लोग हैं वहां पर भी आप देखते होंगे, पूरा विश्व का एक स्तरीय जिला बनाने का काम किया नोएडा, तो किसी और ने नहीं किया, बहन मायावती जी ने किया। तो आज पूरा उत्तर प्रदेश माहौल ये है कि वो सब याद कर रहे हैं। उन्होंने, अच्छी बात यह है कि 17 वर्षों बाद, आपको याद होगा 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, किसी की नहीं बनी थी। लेकिन उसके बाद 5 वर्ष उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल देखा, बहन मायावती जी का देखा, 5 साल उसके बाद समाजवादी पार्टी का देखा और 5 साल उन्होंने लगभग देख लिया है अब भारतीय जनता पार्टी का। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है और जिस तरह से विकास बिल्कुल शून्य पे है, और जिस तरीके से जब वो कंपेयर करते हैं इन तीनों कार्यकालों को, तो नंबर 1 पे सिर्फ बहन मायावती जी का कार्यकाल दिखता है। और ये माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में है, गांव-गांव में है कि अब की बार वो चाहते हैं कि उनका विश्वास भी यही है कि बहन मायावती जी आएंगी तो उत्तर प्रदेश का भला होगा। सतीश जी, आप बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा हैं। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग के इतिहास को एक बार फिर से 2022 में दोहराने की। आप प्रबुद्ध सम्मेलन भी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को संबोधित भी कर रहे हैं, चर्चाएं भी चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार ब्राह्मण हाथी के लिए शंख बजाएगा? ब्राह्मण जो है, देखिए, एक बुद्धिजीवी समाज है और वो उसने 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी के साथ में आकर के, हमारे साथ में मिल करके बहुजन समाज पार्टी में जब आया था, तो उसने देखा कि उसके उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के साथ में किस तरह का बर्ताव हुआ, जो बिल्कुल अपना मान सम्मान और स्वाभिमान जिसके लिए वो लड़ाई लड़ता है, वो शून्य पर पहुंच गया था। तो उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों के साथ में आया और भाईचारा बनाया, भाईचारा बना करके उसने दलित समाज के साथ में, अति पिछड़ों वर्ग समाज के साथ में, अल्पसंख्यक समाज के साथ में भाईचारा बना करके जब बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया, तो ब्राह्मण समाज का जो खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान था वो वापस लौटा। हर तरीके से आप किसी भी सिलसिले में देख लीजिए कि चाहे वो नौकरियों का पेशे की बात हो,
चाहे वो अपर कास्ट की जो एक स्टे लगा रखा था पिछली सरकारों ने कि उनकी नौकरियों पर रोक लगा दी थी, आते ही उसको जैसे ही सरकार बनी बहन मायावती जी ने उसको हटाने का काम किया और अपर कास्ट के लोगों को नौकरी दी, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी थे। और इतना ही नहीं, चाहे आप अधिकारियों को देख लीजिए, एमएलएस को देख लीजिए, मंत्रिमंडल को देख लीजिए, 45 अगर एमएलए चुन करके आए तो 15 मंत्रिमंडल में भी थे। 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी ब्राह्मण समाज के बनाने का काम उस समय हुआ था। और चाहे एडवोकेट जनरल ले लीजिए, चाहे 5000 सरकारी वकील जो ब्राह्मण समाज के बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में, वो सारी चीजें ब्राह्मण समाज के लोगों को याद है। ये भी याद है कि किस तरह से हम लोगों ने विधान परिषद में अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, सर्व समाज का बनाया, लेकिन ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा और सरकारों के। आज क्या हो रहा है? आज ब्राह्मण समाज जो है वो हर तरफ कहीं पर भी चले, किसी जिले में चले, आप उत्तर प्रदेश का एक जिला भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है जहां पर उनकी हत्याएं ना हुई हो और उनका एनकाउंटर ना हुआ हो, शूट आउट ना हुआ हो। और इस वजह से आज ब्राह्मण समाज, जो हम अभी गए थे इतने जिलों में, तो ब्राह्मण समाज जितना 2007 में हमारे साथ में जुड़ा था, आपने एक प्रश्न किया कि आपको कैसे यकीन है वो जुड़ेगा, 2007 में जितना हमारे साथ में जुड़ा था उससे कहीं ज्यादा ताकत से अब की बार वो हमारे साथ निकल के आया है, जिससे कि ये साबित हो रहा है कि ब्राह्मण समाज ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि अब की बार भाईचारा बना करके और बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहेगा। 2 बातें हैं, आपने कहा कि भाईचारा था, वो भाईचारा नहीं रहा, और आपने कहा कि ब्राह्मण ही असुरक्षित हैं। ये कौन से ब्राह्मण है जो असुरक्षित आप बता रहे हैं? अगर कोई अपराधी है तो उसे किस बात की सुरक्षा? 500 ब्राह्मण मार दिए के सारे अपराधी थे, एनकाउंटर्स हो गए सैकड़ों की संख्या में, वो सारे अपराधी थे। एक व्यक्ति का नाम लेकर के सारे ब्राह्मणों को आप मरवाने का काम करिए, तो खाली ब्राह्मण नहीं, अन्य जातियों में 8-10 में से 8 अगर एनकाउंटर होते हैं उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण समाज के होते हैं, तो वही अपराधी हैं, खाली उनको दिख रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि आपने एक अपराधी, जिसके लिए आप कहना नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन जिसके बारे में आप कह रहे हैं अपराधी, अपराधी जो है वो अपराधी है, कोई भी हो, हम उसकी पैरवी नहीं कर सकते, ना हमारी बहुत पार्टी करती है। नहीं, आप नाम लेकर कहिए। नहीं, आप विकास दुबे की बात कर रही हैं, तो विकास दुबे की हम लोग, आपने हमारे 75 जिले में हम गए, हमने कहीं पर भी ये कहा कि नहीं वो अपराधी नहीं था। अगर अपराधी जो है वो हमारे लिए कोई भी जात का हो, कहीं पर भी अपराधी है। लेकिन आप ये बता दीजिए कि खुशी दुबे का क्या दोष था? 16.5 साल की लड़की, और वो उसके घर में ब्याही गई, खाली इतना ही तो दोष था। एक दिन पहले जो लड़की ब्याह करके गई है उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं सूखी, उसको आप उठा ले गए कि आपने कहा कि ये बहुत बड़ी अपराधी है, और 1.5 वर्षों से आपने उसको जेल में रखा है। 2 महिलाएं और घर की उठा ले गए, काम करने वाली को भी ले गए, और उसकी 3 साल की बच्ची और 6 साल के बच्चे को भी उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। ये कौन सा अपराधी? जिस एनकाउंटर पर भी आपने सवाल उठाया, उस एनकाउंटर को तो बता दिया है ना कि ये फेक एनकाउंटर नहीं है, वाकई में ये एनकाउंटर हुआ है, और ये नहीं, देखिए ये वैलिड है। मैं आपकी बात समझ, मैं फेक एनकाउंटर और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एनकाउंटर तो सबने देखा किस तरह से एनकाउंटर हुआ, मैं अपराधी की बात कर रहा हूं। एनकाउंटर तो सभी ने देखा कि आपने सबको, मीडिया को रोक दिया, सबको रोक दिया, उसका गाड़ी बदल दी, गाड़ी बदलने के बाद उसकी गाड़ी फिसलती है, वो बाहर निकलता है और उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो फेक है कि नहीं, उस पर हम लोग, उस पर तो अभी इंक्वायरियां चल रही, आगे भी होंगी। नहीं, मैं इससे एक कदम और आगे बढ़कर आपसे पूछती हूं कि योगी आदित्यनाथ सरकार ये कहती है कि अगर अतीक अहमद की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कानूनी बुलडोजर चलता है तो उमेश सिंह की प्रॉपर्टी पर भी चलेगा, तो वहां पर ब्राह्मण या किसी और समुदाय के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, ये आप कैसे दावे के साथ कहते हैं? आप एक भी नाम उन्हीं से पूछ करके बता दिए किसके ऊपर और चला है। जहां तक जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं, जितने भी जिनको मार के गिराया गया है, 10 में से 8 तो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बाकी 2 और हैं, वो भी कौन से समुदाय के हैं वो भी आपने देखा। अभी कल आप उनकी बात कर रही हैं, उन्हीं के जिले में गोरखपुर में कल क्या हुआ है? कल होटल में एक व्यापारी अपने 2 व्यापारी साथियों के साथ में कमरे में रात के 1 बजे उसके कमरे की नॉक करके उसको वहां पर मार दिया जाता है। तो ये आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जहां पर कि महिलाएं भी असुरक्षित हैं, बच्चे असुरक्षित हैं और बिजनेसमैन असुरक्षित हैं। हर 2 घंटे में जहां पर एक रेप हो रहा हो और बलात्कार हो रहा हो एनसीआरबी की रिपोर्ट के साथ में, तो ये प्रदेश जो है ये क्या कहलाता है? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी जब इस चुनाव मंच पर होंगे तो उनसे भी तमाम सवाल जरूर पूछे जाएंगे, लॉ ऑर्डर से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सतीश जी, ये क्या बात हुई कि अपराधियों की भी क्या अब जाति देखी जाएगी? अपराधी की जाति की बात तो हम कर ही नहीं रहे, लेकिन अगर आप चुन करके एक वर्ग को ही अगर आप
मरवाना चाहते हैं या मारना चाहते हैं, तो ये तो देखा ही जाएगा, उसमें प्रश्न चिन्ह उठेगा ही। और इसीलिए आज पूरा उत्तर प्रदेश में प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आप धर्म के नाम पे, उसके नाम पे आपने इन ब्राह्मणों से पहले वोट ले लिया, और वोट लेने के बाद में जो धर्म का आपने ढकोसला रचा था वो भी सामने खुल करके आ गया कि राम मंदिर के नाम पे आपने कहा कि अरे मेरे साथ में आ जाओ, वोट दे दो। वोट तो आपने ले लिया, उसके बाद क्या करना शुरू किया, सरकार बनते ही 5-5 ब्राह्मण समाज के लोगों को रायबरेली में उनको मारा ही नहीं गया, जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, उनकी झोपड़ियों को जला दिया गया। और मंत्री जी अपनी पीठ ठोक के कहते हैं हमारी सरकार बड़ा अच्छा कर रही है क्योंकि ये अपराधी थे। कैसे अपराधी थे? कहते हैं कि बड़े भारी ये लोग तो वसूली करते थे, हम तो उनके झोपड़े में खुद गए, और उनकी झोपड़ी थी, पक्का मकान भी नहीं था, उसमें भी आग लगा दी, उनके पास तो टूटे फूटे बर्तन थे। तो ये तो इन्होंने आते ही दिखा दिया था कि इनकी मंशा क्या है। और चूंकि ये धर्म के नाम पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, धर्म का ढकोसला इनका पूरे देश में खुल गया, खास तौर से उत्तर प्रदेश में खुल गया, अयोध्या को लेकर के खुल गया। मैं अयोध्या गया था, इसीलिए चलिए अयोध्या का क्योंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया, इसलिए मेरा सवाल मेरा पूछना लाजिम हो गया है कि ये वही बहुजन समाज पार्टी है जिनके नारे हम कभी सुना करते थे, और आप ज्यादा बेहतर हमें बता पाएंगे, हम तो पढ़ते आ रहे हैं जो नारे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। ये नारे रचने वाले कौन हैं? ये नारे और इसी तरह के और नारे, ये नारे किसने रचे हैं? ये रचते हैं अपोजिशन पार्टी वाले, और खुद नारा रच करके उसका नाम लेने का काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी कभी भी इस तरह के काम नहीं करती है, इस तरह का बिखराव नहीं करती। हम लोग सबको लेके चलते हैं। हमारी पार्टी की नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इसीलिए हम लोग सर्वजन को लेके चलते हैं। हम लोग इनकी तरह से चिन्हित नहीं करते हैं कि आज इनको धमका दो, इनको डरा दो और इनके नाम पे दूसरों से वोट ले लो। हम लोग ये नहीं करते। हम लोग भाईचारा बना के और सबको, और जहां तक भगवान श्री राम की बात है, तो क्या वो इन्हीं के हैं या कि ठेका ले रखा है इन्होंने? ये ठेकेदार हैं क्या? या हम लोगों के वो भगवान नहीं है, हमारे ईश्वर नहीं है? हम लोग तो पैदा हुए बचपन से, तब से उनकी पूजा करते आ रहे हैं, हमारे तो आराध्य हैं। तो हम अगर वहां जाते हैं तो कहते हैं आप क्यों आए, आप बहुजन समाज पार्टी के, आपको अयोध्या क्यों आना चाहिए? आपको अयोध्या तो नहीं आना चाहिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस नारे का जिक्र मैंने किया या 2-3 और नारे का मैं यहां पर बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन क्या वाकई में ये बीएसपी के नारे नहीं हैं? ये नारे कभी हमारे नहीं रहे हैं। हम तो पिछले 20 वर्ष से तो हैं यहाँ पर, आपने भी कई वर्षों से इसको कर रही हैं, आप एंकरिंग कर रही हैं, आप देख रहे हैं, आप बहुत ही एक वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं। तो आपने अगर किसी बीएसपी के लोगों को सुना हो कहते हुए तो आप हमको बता दीजिए। अभी हमने तो नहीं सुना इतने वर्षों में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके ओपोजिशन जो है, आपके विरोधी दल अपने लिए तो नारे लिख ही रहे हैं, आपके लिए भी नारे वो लिख रहे हैं। उनके पास जब कुछ नहीं बचता तो क्या करें? उनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, उनको कुछ बताने के लिए तो है नहीं। जब वो कॉर्नर हो जाते हैं तो वो इस तरह की बात करने लगते हैं। और ऐसे नारे जब वो लेते हैं तो उनको खुद भी सोचना चाहिए कि इस नारे को बोलते समय वो किसको चोट पहुंचा रहे हैं। तो वो पार्टी को नहीं, वो इन वर्गों को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन उनके पास चूंकि कुछ नहीं होता है तो घूम फिर करके इसी में चले आते हैं। और पिछले, आपको ये भी बता दें, इस तरह के ये जो नारे और ये सब 2005 में वो करके देख चुके। 2005 में भी जब हम लोग निकले थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने सबसे कहना शुरू किया, अरे आप लोग कहां इनके साथ जुड़ रहे हैं, ये तो इनके ये नारे थे, वो नारे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये सब हवा हवाई हो गए इनके ये कहानी किससे। और लोगों ने मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी का साथ देकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बने। अब की बार भी यही करेंगे। देखिए 2007 में आपकी सरकार बनी, बहुमत की सरकार बनी, इसे कोई इनकार तो नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात भी तय है कि बीते 9-9.5 साल में धीरे धीरे यही ब्राह्मण वोट बैंक आपसे छिटकते हुए बीजेपी के साथ आ गया। ये बात आप मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने आपसे शुरू में खुद ही कहा कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ पूर्ण रूप से आया, उससे सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद जहां तक 2012 का चुनाव है, तो 2012 का चुनाव तो 1% से खाली हारे जीते हम लोग, 1% से। और अगर सीटें देखेंगे तो 100 से ज्यादा सीटें तो हम लोग 2000 से कम पे हारे जीते, तो वो कोई हार जीत नहीं थी। लेकिन 2017 में क्या हुआ? 2017 में इन्होंने धोखा देने का काम किया इस वर्ग को। धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, राम के नाम पे हमारे वोट दे दोगे, हम मंदिर बना देंगे। क्या किया इन्होंने? आज 2 साल हो गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है। निर्णय आने के बाद इन्होंने क्या किया? 2 साल में अभी नींव तक नहीं डाल पाए, मंदिर क्या बनाएंगे? ये तो उनके सिर्फ वोट की एक चीज मानते हैं। और वोट के नाम पे आप अयोध्या अगर नहीं गई हैं तो मेरा आपसे अनुरोध होगा, बीते दिनों में तो कई बार जाना तो आप अयोध्या जाके एक बार फिर से शहर में भी घूमिए
आप मंदिर तो नहीं दिखेगा आपको कहीं, लेकिन शहर में देखिए कि अयोध्या में इन्होंने क्या काम किया है। हर बजट में आपके सामने अभी आएंगे और लोग बीजेपी के, पूछ लीजिएगा, हर बजट में सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का बजट निकालते हैं अयोध्या के नाम पे। पर अयोध्या में न सड़क है न कुछ है, जो कुछ भी है वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान जो बनाया गया था, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो पानी की, तो वो वहां पर इन्होंने करा क्या है। और अब ये इनका चेहरा, इनका मुखौटा इनके चेहरे के सामने से हट गया है और असली चेहरा अब पूरे प्रदेश के सामने और सभी के सामने आ गया, सर्वजन के सामने आ गया, ब्राह्मण समाज के सामने भी आ गया। देखिए, आप मेरे वरिष्ठ भी हैं और आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, आप वकील भी। देखिए, आंकड़ों की जुबानी आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूं और उसके बाद हम एक बार फिर से बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल। ये जो वोट बैंक है, देखिए जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूं। आंकड़े कहते हैं कि 2007 में 27% वोट आपके पास था, अगले चुनाव में ये 22% हो गया, अब 2017 में ये 19% तक आ गया। अब आप जिसे काडर समझते हैं अपना, आप जिसे अपना समझते हैं, वो ब्राह्मण वोट बैंक तो छिटकता चला गया। क्या ये सच नहीं कि लोकसभा में आप शून्य पर देखिए, आप 101 करोड़ और 52 लाख वोट हमको मिले थे 2007 में बहुजन समाज पार्टी को। जब 2012 का चुनाव हुआ तो हमारे 1 करोड़ 92 लाख वोट हो गए, 17 में 1 करोड़ 96 लाख वोट हो गए। हमारा वोट कभी कम नहीं हुआ है। हमारे साथ जो लोग नहीं, परसेंटेज तो इसलिए आप घट रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं वोटर्स भी बढ़ रहे हैं, तो वोटर्स के हिसाब से देखें कि हमारा एक भी वोट कभी छिटका नहीं है। हमारा जितना वोट था 2007 में उससे, लेकिन बिना सीट के करिएगा क्या? देखिए, यही हम कह रहे हैं, यही तो इस देश की एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है। 2014 का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। 2014 में हम लोग पूरी कंट्री में 3rd लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे, वोट नंबर में, वोट शेयर में और वोट नंबर में भी 3rd लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन सीट एक भी नहीं थी। तो सीट का और वोट से और वोट शेयर से कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि मैंने बताया कि आप 12 का चुनाव उठा के देख लीजिए, कितने हम लोग लगभग 2000 के अंदर 100 सीटें और करीब 235 सीटों में नंबर 2 पे बिल्कुल थोड़े थोड़े मार्जिन में थे। तो ये तो थोड़े परसेंटेज में इधर उधर से फर्क पड़ जाता है, लेकिन इसीलिए हम, आपने सही कहा कि ब्राह्मण समाज उस समय बहक गया था। ब्राह्मण समाज हम ये नहीं, मतलब इतना बहक गया था। नहीं, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। मैं कह रही हूँ कि ब्राह्मण समाज इतना बहक गया था कि वो 2014 में तो बहका ही, 2017 में भी बहका रहा और 2019 में भी प्रचंड बहुमत से मोदी जी को केंद्र तक पहुंचा दिया उन्होंने। देखिए, एक प्रदेश का इलेक्शन और देश का इलेक्शन दोनों अलग अलग होते हैं, उसको आप कभी कंपेयर ना करिए और कंपेयर कर भी नहीं सकते। आज उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपका बैनर भी उत्तर प्रदेश के बारे में कि अब की बार किसकी सरकार, इसके नीचे आप लिख देते हैं, इसके नीचे अगर आप इतना और बढ़ा देती हैं, अब की बार बीएसपी की सरकार, तो और अच्छा हो जाता। लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे। और पर हम बता रहे हैं कि अब की बार ये पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया है कि आज नौजवान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस जो होता है तो बेरोजगार दिवस में मना रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के, ये सवाल भी पूछा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के एमपीज और एमएलए जो हैं वो अपने घर में नहीं जा रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दीजिए, अपने घर में भी पीछे के दरवाजे से जाते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे ही खबर हो जाती है कि वो आ गए हैं तो लोग उनको घेर रहते हैं और कहते हैं कि आपने क्या किया, जवाब तो दीजिए, हमारी क्या हालत है। देखिए, आप जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है ये तो जनादेश बता ही देगा। उसका इंतजार आप भी कर रहे हैं, उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। लेकिन आपने खुद ने ही कहा कि जनता खुद त्रस्त है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, वही किसी को सिरमौर बनाती है और वही किसी को रंग भी बना देती है। अब मैं आपसे पूछती हूं कि क्यों ब्राह्मण आपको वोट देगा? बीते 9.5 साल में बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे कौन से सड़कों पर आंदोलन किया, वो कितने लोगों के साथ जुड़ी, कितने ब्राह्मणों के साथ खड़ी हुई, कितने कहां थी? देखिए, हम लोग ये तो आंकड़े यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य आकर गए, उन्होंने पूछा, अखिलेश यादव ने पूछा, किसी भी पार्टी, बीएसपी के नेता कहां थे जब कोरोना महामारी थी? बीएसपी के नेता 2,500 लोगों को तो हम ही ने कम से कम उनकी देखभाल की। 2,335 लोग देखभाल तो हमने की और उनको ठीक करके उनके घरों में भेजा है। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की आबादी ये तो नहीं, ये तो जहां जहां जो लोग, मैं तो इंडिविजुअल बता रहा हूं, इस तरह से बीएसपी के लोग इन लोगों की तरह ढोल नहीं पीटते हैं।
हम लोगों की पार्टी केडर की पार्टी, हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ में मिशनरी भी पार्टी, हम लोग मिशन के तहत में काम करते हैं, हमारे लोग वर्क करते हैं, हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के घरों में काम करते हैं, लोगों की देखभाल करने का काम इनकी तरह नहीं चौराहे में खड़े हो गए और मीडिया को बुला लिया और दिखा दिया कि हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं। हम लोग तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग कॉन्क्रीट वर्क करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हर जगह जहां जहां जिसको परेशानी थी कोरोना के दौरान में, हमारे सारे लोग जो थे पार्टी के वो सब फील्ड में थे और लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। और इसी वजह से आज सब लोग हम लोगों को याद कर रहे हैं और इनको अगर नकारने का काम कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं। उन्होंने, लोगों ने लाशें जलती हुई देखी, उन्होंने लाशें वहां पर गंगा किनारे दफनाई हुई देखी है, बहती हुई देखी है, जानवरों को उनको खाते हुए देखा है और किस तरह से ऑक्सीजन से लोग तड़प के मर रहे थे वो सब ने देखा है। तो ये सारा जो चीजें हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि चाहे जिस में ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ के ग्राउंड में ले लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में ले लीजिए, चाहे डेवलपमेंट में ले लीजिए। आज आप लखनऊ शहर में हैं, लखनऊ शहर में आप पहले भी आई थी 2007 के पहले, पूरा शहर बदला हुआ आपको दिख रहा है। इन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश में, एक भी चीज बता दें? एक्सप्रेसवे हमने बनाया, 7 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हमने बनाई, 29,000 हमने प्राइमरी स्कूल्स बनाए, बच्चों के स्कूल बनाए। हम लोगों ने 5,000 जूनियर हाई स्कूल्स बनाने का काम किया। हमने 23 जिले बनाए, 23 डिस्ट्रिक्ट्स, और एक जिला जब बनता है उसका हम लोग आंकड़ा नहीं देते, उस जिले में हर चीज होती है, समग्र विकास होता है। 29,000 गांवों को लेकर के और हम लोगों ने पूरे उसमें उनका समग्र विकास किया। और इतना ही नहीं, 20 लाख मकान जो झोपड़ी में लोग रहते थे उन झोपड़ियों से निकाल करके मुफ्त के 2-2 कमरे के मकान बहन मायावती जी ने देने का काम। सतीश जी, आपने कहा कि शहरों का कायाकल्प भी कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, ब्राह्मणों को रोजगार भी दिया, आपने सामाजिक समीकरण को बैलेंस करके चला। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम बातें आप कह रहे हैं ना, लेकिन फिर क्या वजह है कि बीते तमाम चुनावों के आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का अपना कोर वोट बैंक है, जाटव वोट बैंक, वो भी खिसका, वो भी शिफ्ट हुआ। ये किसने आपसे कह दिया? ये आज आप विरोधी पार्टी भी कहते हैं कि हमने तो बड़ी कोशिशें कर ली, हमने तो झोपड़ियों में जाके खाना भी जमीन में उनके साथ बैठ करके खाया और चटाई बिछा के खाया। वो बात दूसरी, खाना वो अपने होटल 5 स्टार होटल से मंगा करके और बनवा करके लाके फिर वहां परोस करके खाते हैं। लेकिन एक भी वोट अगर छिटकाओ, ये जिस वोट की आप बात कर रही हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बहन मायावती जी के साथ में एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, उसको कोई हिला डुला नहीं पाया। वरना ये जो आप परसेंटेज जो हमारे 1,96,00,000 वोट आए हैं वो ऐसे ही नहीं आए पिछले चुनाव में। लेकिन अब कैसे आएगा? अब तो मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, यहाँ पर तो चर्चा भी हो गई कि जातियों का गुलदस्ता ऐसा सजाया गया कि कोई भी अब पीछे नहीं रहा, कि पूरा रिप्रेजेंटेशन हर जाति को मिला है कैबिनेट में। ये तो उसी तरह के हास्यास्पद है जैसे कि पंजाब में किया, इन्होंने कहा कि हमने एक SC के मुख्यमंत्री बना दिया और क्या तमाशा बना है, किस तरह से बेइज्जत किया है। और उसी तरह से यहां पर 3 महीने पहले दिसंबर तक अब आप बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति की तुलना करेंगे। पहले 1 जनवरी को, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को पिछली बार नोटिफिकेशन हुआ था, आपकी बार भी हो जाएगा। आपने 2 महीने के लिए इन मंत्रियों को ला करके और दिखाया और लिख रहे हैं कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, इस जाति का। उत्तर प्रदेश के इन सभी जातियों के लोग जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो इन सब चीजों के भ्रामक चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो प्रश्न कर रहे हैं कि अब आपको ये याद आए, जब तक ये अपनी कुर्सी संभालेंगे, कुर्सी में बैठने को मिलेगा, तब तक तो इनको आप हटाने का काम कर देंगे। तो ये इनके साथ में भद्दा मजाक किया जा रहा है इन लोगों के साथ में। इस वक्त बीजेपी कह रही है कि हम 350 प्लस, समाजवादी पार्टी कह रही है हम तो 400 प्लस, बीएसपी क्या टारगेट ले रही है? देखिए, जो 400 प्लस कहता है उससे आपको एक प्रश्न जरूर करना चाहिए आप लोगों को कि वो 3 सीटें कौन सी है जो छोड़ दी? हाँ, ये पूछा गया। हाँ, ये भी पूछा गया। तो अखिलेश यादव ने बताया कि 3 सीटें विपक्ष के लिए, 3 सीटें विपक्ष में भी तो कोई बैठना चाहिए। 3 सीटें विपक्ष के लिए छोड़ दी, बड़ी भारी दरिया दिल्ली दिखा दी। 3 सीटें छोड़ दी, कौन सी सीटें छोड़ दी है? वो 350 सीटें कह रहे हैं। अब ये 1000 सीटों पे तो चुनाव हो नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, तो चुनाव तो 403 में ही हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी इस तरह की हवाई बातें हम लोग नहीं करते हैं। हमारी पार्टी अब की बार 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। लेकिन यह जरूर है कि पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनाएगी 2007 में 2021 तक 221 तक हम लोग पहुंचे थे बाद में, लेकिन 221 से हम लोग बहुत ज्यादा आगे, अब की बार काफी आगे जाकर और यदि परिस्थिति ऐसी हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी, हंग असेंबली की स्थिति आई,
तो बीएसपी साथ देगी? कतई नहीं देगी, किसी हालत में नहीं देगी। चर्चा तो ऐसी हो रही है कि मायावती जी तो बाकियों को डांट लगाती है, डपट लगाती है कि आपके नेता ने ये किया, आपकी सरकारों में ये हुआ, लेकिन बीजेपी को तो वो सलाह देती है, मशवरे देती हैं। आप जरा पिछले साल भर के उनके बयान देख लीजिए, उनके ट्विटर्स देख लीजिए, सब चीजें देख लीजिए कि किस तरह से हम बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जितना इनका असलियत है पोल खोलने का काम कर रहे हैं, और बहन मायावती जी कर रही हैं। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके इनके बारे में असलियत खोल करके आए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी तो इनको उखाड़ फेंकने के लिए दिन रात हमारे लोग लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं। हर समाज के लोग जो हमारी पार्टी में हैं वो सब जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने आ रहे हैं। इसलिए इनके साथ में कोई सवाल ही नहीं उठता। एक आखिरी सवाल, क्योंकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी भी इस वक्त हमारे साथ सभागार में मौजूद हैं, तो अब तो ओवैसी जी भी हैं चुनावी मैदान में, उनकी पार्टी भी यहां पर सियासी ताल ठोक रही है, नुकसान होगा? नहीं, देखिए, ये हर पार्टी और हर पार्टी का जो लीडर है और हर पार्टी का जो भी चलाता है उसका एक पॉलिटिक्स में उसका राइट है, डेमोक्रेसी में उसका एक राइट है कि अपनी पार्टी के लिए अपना काम करे और अपनी पार्टी चलाने का काम करे। नुकसान होगा? नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। या आप दोनों मिलकर बीजेपी का फायदा करा देंगे? देखिए, हम तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ मैदान में हैं। आप ओवैसी साहब से जब बात करेंगे आप उनसे पूछ लेंगे कि उनके साथ में है कि उनके खिलाफ में है, वो भी बता देंगे। पर हम लोग तो उनके खिलाफ में हैं और बीजेपी को इस प्रदेश से बाहर का दरवाजा दिखाने का काम बहुजन समाज पार्टी 2022 में अवश्य करेगी, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। सतीश जी, आपसे चर्चा कर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुले दिल से आपने हर सवाल का जवाब दिया, और ये बहुत ही दिलचस्प है कि जब भी आप किसी भी सियासी दल के नेता से बात करें कि सबका कॉन्फिडेंस इस वक्त एक अलग ही लेवल पर है, क्योंकि सभी की बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन जनता ये जानती है कि सरकार किसकी बनाने वाली है, वो ये इतिहास के ये भविष्य के गर्भ में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमारे साथ चुनाव मंच में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।